हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों सामान्य विज्ञान की कड़ी आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको एसएससी से लेके बीएड तक के सभी एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो आपको करवाई जा रही है। दोस्तों टॉपिक वाइज सिलेबस आपको करवाया जा रहा है, जिसमें आज का हमारा विषय होगा दोस्तों रसायन विज्ञान, और टॉपिक होगा परमाणु और अणु। परमाणु और अणु एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे बार बार जो है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, हर एग्जाम में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस वीडियो में जो कि बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। और ये दोस्तों पार्ट नंबर 13 होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहले से शुरू करते हैं। पहला है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है दोस्तों वो मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। याद रखिए, लैक्टोमीटर द्वारा जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला पर। अगला, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु। जल एक उत्कृष्ट विलायक क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसके अणु कैसे होते हैं? क्योंकि इसके अणु जो हैं दोस्तों वो होते हैं अत्यधिक ध्रुवी। अत्यधिक ध्रुवी होने के कारण जल के अणु एक उत्कृष्ट विलायक होता है जल। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कागज का जलना है, भोजन का पचना भी है और कोयले का जलना भी है। लेकिन जो पानी का भाप में बदलना है दोस्तों वो एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, एक भौतिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या जल का स्थायी कठोरता का कारण है। निम्नलिखित में से क्या जल का स्थायी कठोरता का कारण है? तो जल का स्थायी कठोरता का कारण है दोस्तों, याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है जल के स्थायी कठोरता का कारण होता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। आप एक भी क्वेश्चन जो है छोड़िएगा नहीं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगला, यूरेनियम परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? यूरेनियम परमाणु में जो है दोस्तों कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो कितने न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों? न्यूट्रॉन जब हम निकालते हैं दोस्तों वो कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को m से लिख लेते हैं और माइनस परमाणु संख्या। जब इनको घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो हमारे पास 238 तो द्रव्यमान संख्या है और परमाणु संख्या कितनी है? 92 है। तो 238 माइनस 92 कितना हो जाएगा? 146 हो जाएगा दोस्तों। तो इसकी न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? ऑप्शन तीसरा 146 जो है इसमें न्यूट्रॉन होंगे दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों। देखते हैं अगला कि जल का स्थानांतरण है। जल का स्थानांतरण कैसा है? अब सुगठित, संसुगठित, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल का स्थानांतरण है दोस्तों, याद रखिए, अब सुगठित भी है और संसुगठित भी है, यानी कि उपरोक्त दोनों इसके जवाब होंगे। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंद होते हैं? एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंद होते हैं? तो एक ऑक्सीजन अणु है दोस्तों, मान लीजिए एक ऑक्सीजन अणु है, उसमें 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं दोस्तों 2 आबंध द्वारा।
एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु जो हैं दोस्तों, यानी कि 2 परमाणु और जोड़ दिए, तो इससे कैसे जुड़ेंगे ये 1 और 2, 2 आबंध द्वारा जो है जुड़े होंगे दोस्तों। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो है दोस्तों किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन हैं आपके मृदा, स्मारक, जीवाश्म या चट्टाने। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो है दोस्तों वो जीवाश्म यानी फोसिल जो होते हैं उनकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रहती है। दोस्तों आपको बता दें जो 4 सेलें होती हैं एक इलेक्ट्रॉन में और एक परमाणु में कि के इसके नाम होते हैं, बता देंगे आपको, 1 मिनट रुक जाइए। पहली का होता है के, अगली का होता है एल, उसके बाद एम और फिर अंतिम का होता है दोस्तों एन। पहली में होते हैं दोस्तों 2, दूसरी में होते हैं 8, तीसरी में 18 और जो अंतिम होती है दोस्तों एन वाली उसमें होते हैं 32। और एम सेल में मौजूद कितने रह सकते हैं दोस्तों, 18 सेल इलेक्ट्रॉन जो है रह सकते हैं। तो ऑप्शन तीसरा दोस्तों 18 जो है इसका जवाब होगा। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और फिर अंतिम है जो दोस्तों उसमें 32 रहते हैं। नाम है दोस्तों इनके KLMN, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं तो नाभिकीय बल कैसा होता है। नाभिकीय बल जो है दोस्तों किस प्रवृत्ति का पाया जाता है। तो नाभिकीय बल होता है दोस्तों, याद रखिए, लघु परासी आकर्षण बल प्रकार का होता है। लघु परासी आकर्षण बल प्रकार का नाभिकीय बल होता है, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। धातु की शुद्धता का जो निर्धारण है वो किसकी सहायता से किया जा सकता है। तो वो किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा जो है धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पर। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। नाइट्रोजनीय उर्वरक इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, देखते हैं। अमोनियम सल्फेट जो है दोस्तों वो नाइट्रोजनीय उर्वरक है, यूरिया भी है और अमोनियम नाइट्रेट भी है। लेकिन जो सुपर फास्फेट जो होता है दोस्तों वो नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं होता है। ऑप्शन 4 इसलिए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किस को विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किस को विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को जो है नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। परमाणु तत्व संख्या 29 जो है किससे संबंधित है दोस्तों। तो परमाणु तत्व संख्या जो है दोस्तों डी ब्लॉक से संबंधित है, याद रखिए। ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, परमाणु तत्व संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है। चलते हैं अगले पर। अगला वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है।
वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, तो वो तत्व है दोस्तों, याद रखिए, रेडियम। रेडियम वो तत्व है जिसको जो है कृत्रिम रूप से जो पाया नहीं जाता लेकिन कृत्रिम रूप से इसको उत्पन्न किया जाता है, रेडियम दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। अगला देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग जो है दोस्तों वो किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए। न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए जो है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में आता है कि रेडियोधर्मिता की यूनिट दोस्तों क्या है? तो रेडियोधर्मिता की यूनिट जो होती है दोस्तों वो होती है क्यूरी, ऑप्शन 4 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान जो है दोस्तों किस अंश पर एक समान होते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है। तो ये होते हैं दोस्तों -40 डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान एक समान होते हैं इस तापमान पर। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलता है अगले पर कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो ये अवमंदित किया जाता है दोस्तों, याद रखिए, मॉडरेटर द्वारा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेटर द्वारा जो है अवमंदित किया जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो है दोस्तों कैसी होती है? तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या है वो कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेर्नोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेर्नोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? तो वह दुर्घटना हुई थी दोस्तों 1986 में वह दुर्घटना हुई थी। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक इसके द्वारा होती है? जीवाश्म जीवों की आयु की गणना जो है दोस्तों वो किस तकनीक द्वारा की जाती है? दोस्तों सबको पता होगा, ये रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जो है ये जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की जाती है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी, आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम दोस्तों कौन सा है? तो संवर्धित यूरेनियम है दोस्तों ये है एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम होता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है,
देखते हैं अगला कि यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो ये आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। तो इस परिघटना को कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं ब्राउनी प्रभाव। क्या कहा जाता है इस प्रभाव को? ब्राउनी प्रभाव कहते हैं इस परिघटना को। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है दोस्तों, याद रखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है दोस्तों सुक्रोज के जल अपघटन से बनते हैं। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अब देखते हैं अगला कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है? तो अशुद्ध कपूर को जो है शुद्ध दोस्तों ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। ऊर्ध्वपातन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें ठोस से सीधा गैस में बन जाता है कोई भी पदार्थ। तो ऑप्शन पहला दोस्तों इसका जवाब होगा। चलते हैं अगले पर कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि अंडा जो है वो मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक की सांद्र घोल में तैरता है। क्यों तैरता रहता है? क्योंकि जो है एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। आया समझ में दोस्तों? एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है, ठीक है, और अंडा हल्का हो जाता है, तो इसलिए अंडा मृदु जल में डूब जाता है और किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। तो ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलता है अगले पर कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो दोस्तों ये हटाए जा सकते हैं, तो याद रखिए सकंदन प्रक्रिया द्वारा जो है पानी में लटके हुए कोलाइडी कण हटाए जा सकते हैं दोस्तों, याद रखिए सकंदन प्रक्रिया द्वारा। देखते हैं अगला दोस्तों कि एरोसोल का उदाहरण है, इनमें से एरोसोल का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? एरोसोल का उदाहरण है दोस्तों, क्या वो दूध है, नदी का जल है, धुआं है, या रुधिर है, या खून है? तो एरोसोल का उदाहरण है दोस्तों, याद रखिए धुआं। ये एरोसोल का उदाहरण है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्या हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों क्या होता है? ये होता है कोई परिवर्तन, प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। इसका जवाब फोर्थ होगा दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, अगला शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। सर्दियों में अधिक कैलोरी की इसलिए आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि शरीर का ताप हमें बनाए रखना होता है। उसके कारण से जो है सर्दियों में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है बजाय गर्मी की। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त संगणक है?
निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त सकंदक है? तो सबसे सशक्त सकंदक है दोस्तों ये है ऑप्शन तीसरा, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है सबसे सशक्त सकंदक है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका जवाब होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। अगला, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है हमें, तो सीधा आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों। सही कथन है दोस्तों वो है, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। एक मिश्रण के गुणधर्म जो होते हैं उसके घटकों के समान हो जाते हैं, ये कथन जो है दोस्तों सही है। ऑप्शन फोर्थ। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए कि जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु कैसा रहता है? जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनम बिंदु जो है दोस्तों वो हमेशा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितने ग्राम होता है? 10 मोल जल का द्रव्यमान कितने ग्राम होता है दोस्तों? तो 10 मोल जल का द्रव्यमान होता है दोस्तों, याद रखिए 180 ग्राम। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका क्या हो जाए? जब उसका जो है वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाए, जब हम द्रव के उबलने को कहेंगे। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है। अगला देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है दोस्तों किसका निलंबन है? एक दोस्तों 12 पूछा के क्वेश्चन है, ये है निलंबन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम कि कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें होती हैं, तो कैथोड किरणें होती हैं दोस्तों, याद रखिए इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को कहते हैं कैथोड किरणें। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, तो कौन से दो बल करा सकते हैं? ये करा सकते हैं गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। परमाणु न्यूक्लियस जो है दोस्तों किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं दोस्तों, याद रखिए प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से जो है परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है दोस्तों कौन तय करता है? तो ये तय करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करते हैं। ऑप्शन पहला दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? किसके जल उपचार में जो है फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है?
तो ये किया जाता है दोस्तों सकंदक सहाय का। सकंदक सहाय जल उपचार में जो दोस्तों फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर इनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन दूसरा, न्यूट्रॉनों के अंतर के कारण ये होता है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार जो परमाणु बम है दोस्तों याद रखिए वो फेंका गया था ऑप्शन दूसरा हिरोशिमा पर। ठीक है, हिरोशिमा पर और उसके बाद नागासाकी पर फेंका गया था दूसरी बार दोस्तों। तो याद रखिए दोनों ही बातें, सबसे पहले हिरोशिमा पर जो कि जापान में स्थित है। अगला मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो एक खनिज पाया जाता है दोस्तों, याद रखिए थोरियम। थोरियम खनिज पाया जाता है मोनेजाइट बालू में, याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो ये पैदा होती है दोस्तों संलयन अभिक्रिया से जो है ये सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों, संलयन अभिक्रिया से। ठीक है, अगले देखते हैं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित होता है दोस्तों अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के आधार पर, ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, अगला है दूध क्या है? दूध क्या है दोस्तों? ऑप्शन हैं आपके पायस, निलंबन, फेन या जेल। तो दूध है दोस्तों ये है पायस, ऑप्शन पहला दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है निम्न में से जल का उदाहरण कौन सा है? जल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो जल का उदाहरण है दोस्तों पनीर, ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, और अंतिम दोस्तों इस टॉपिक का वो है कि दूध को दही से संकंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों आपको इसका जवाब जो है कमेंट करके बताना है, चाहे आप गूगल करके बताइए, आपको पता हो तो आप कैसे भी करके जो है इसका जवाब बताइए दोस्तों। देखते हैं आपको इसका जवाब पता है या नहीं कि दूध को दही से संकंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं रेनिन, पेंसिन, रेजिन या स्टीटरेट। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो लीजिए दोस्तों आपकी जो वीडियो है वो होती है कंप्लीट यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।